क्या बजट के बाद सस्ती हो जाएंगी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल? टाटा ग्रुप से आया एक बड़ा बयान क्यों हेडलाइन बन गया? ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के फिलहाल क्या हाल है? भारत में ईवी से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं? चार्जिंग से लेकर बैटरी तक ईवी सेक्टर पर तगड़े टैक्स की मार है, तो क्या सरकार आईडीएस का रोड़ा हटा सकती है? केंद्रीय बजट में ईवी पीएलआई क्या होता है बताएंगे। क्या इसे फिर से शामिल किया जा सकता है ताकि आरएनडी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। बजट स्पेशल देखना शुरू कर चुके हैं आप, बारी बारी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो शुरुआत बजट से। आगामी यूनियन बजट 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी अपनाने की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहनों को आगे बढ़ा सकती है। जानकारों का यह कहना है कि सरकार स्वच्छ मोबिलिटी को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ईवी वैल्यू चेन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अहम घोषणाएं कर सकती है। ईवी के लिए पीएलआई स्कीम, क्या इससे कोई बदलाव संभव है? एक एजेंसी का आकलन है कि ईवी और एडवांस्ड ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम का रीकैलिब्रेशन किया जा सकता है। इसके तहत पात्रता की जो शर्तें हैं उसमें ढील हो सकती है, निवेश की जो न्यूनतम सीमा है, मिनिमम लिमिट है, उसमें कमी हो सकती है, घरेलू वैल्यू एडिशन डीवीए इन मानकों में थोड़ा लचीलापन दिया जा सकता है। इन बदलावों से ईवी स्टार्टअप और कंपोनेंट सप्लायर समेत जो ज़्यादा कंपनियां हैं वो इस प्रोत्साहन के दायरे में आ सकेंगी। अब सवाल यह है कि आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कैपिटल गुड्स पर टैक्स राहत क्यों जरूरी हो चली है? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी ईवी इकोसिस्टम का एक केंद्रीय स्तंभ है, सेंटर पिलर है। सब चीजें इसके इर्द गिर्द हैं। बैटरी हो गई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई और बाकी के जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं उनका लोकलाइजेशन तेज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रस्तावित कैपिटल गुड्स इंसेंटिव स्कीम से ऑटो और ईवी सेक्टर के लिए जो मशीनरी जरूरी होती है उसका घरेलू निर्माण बढ़ेगा। इससे आयात पर जो अभी निर्भरता है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वो घट जाएगी। आयात निर्भरता घटाने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसे कदमों से बाहर की जो टेक्निक्स हैं उन पर डिपेंडेंसी कम होती है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल, उसके आयात में भी कमी आती है। विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लंबी अवधि में इससे पूरे ईवी वैल्यू चेन को बहुत मजबूती मिलेगी। ठीक। जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स पर किस तरह की उम्मीदें हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर आगे बड़े बदलाव की गुंजाइश सीमित बताई जा रही है। हालांकि जीएसटी 2.0 जो सुधार हुआ था उसके तहत छोटे वाहनों पर दरें 18%, मिड और हायर सेगमेंट पर 40% तय की जा चुकी हैं। हालांकि उद्योग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आईडीएस, ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर चिंता जता रहा है। इससे लागत बढ़ती है, लिहाजा इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स यानी आईडीएस पर राहत के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जानकारों का कहना यह है कि कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज पर आईडीएस रिफंड या निर्यात, इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड या निर्यात लिंक्ड रिफंड से लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर हो सकती है। कॉम्पिटिटिव जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है। इससे ईवी की जो अफोर्डेबिलिटी है वो सीधे तौर पर सुधरेगी, वो अफोर्डेबल रेंज में आएगी यानी कम होगी। कस्टम्स की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सरलता हो जाए। ईवी निर्माताओं के लिए स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच एसवीबी, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को प्रोसेस को आसान बनाने की जरूरत बताई गई है। प्रोविजनल ड्यूटी की अनिवार्यता हटाने और एसवीबी के जो नियम है उन्हें सरल किया जाए, उससे सप्लाई चेन में स्पष्टता आएगी। सप्लाई चेन में मतलब साफ साफ काम कर पाएगी वो, और आयात लागत पर अनिश्चितता घटेगी। फिलहाल भारत में स्वच्छ मोबिलिटी की दिशा कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानकों से संचालित होती है, ना कि सीधे कार्बन टैक्स या ग्रीन लेवी से। आगे चलकर ये मानक इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइब्रिड और लो एमिशन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर आगामी बजट में ईवी केंद्रित प्रोत्साहन, टैक्स राहत और एक साफ साफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है इस बजट में, तो भारत के क्लीन एनर्जी लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। फॉसिल फ्यूल जो ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य हैं, टारगेट तय किए गए कि कार्बन उत्सर्जन उनको कम करना है, भारत का भी एक टारगेट है, उसको मजबूती मिलेगी। फॉसिल फ्यूल ये क्या होता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, इन पर निर्भरता घटेगी। सारे जो चौधरी बने बाहर के जो देश हैं, जो यहाँ टैरिफ लगा रहे हैं, वहां टैरिफ लगा रहे हैं, उनकी दिक्कत ये है तेल। तो देश की बाहरी आर्थिक स्थिति
जो एक्सटर्नल बैलेंस है उसे और बेहतर बनाएगा ये। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ेगा, मतलब इसके असर धीरे धीरे नजर आएंगे। अब दूसरा पहलू कि टाटा मोटर्स का एक बयान आया। टाटा मोटर्स ने बजट 2026 से पहले सरकार से एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कारों के लिए विशेष प्रोत्साहन और कमर्शियल ईवीज को छूट देने की मांग की है। कंपनी का मानना यह है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा। हालांकि कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कंपनी ने जल्द ही कारों की कीमत बढ़ाने का भी संकेत दिया है, जिससे ग्राहकों पर बोझ पड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टाटा मोटर्स ने सरकार से मांग रखी है। अगर बजट में ये मांगे मानी जाती हैं तो जनता को सीधे फायदा होगा। छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं एंट्री लेवल ईवीज, जैसे टाटा की टियागो हो गई, पंच हो गई, एमजी की कॉमेट हो गई, सिट्रॉन की एक है EC3, इनकी रेंज 10 लाख के आसपास से 10 लाख के अंदर है, तो इनको खरीदना आपकी जेब पर हल्का पड़ सकता है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी हैं शैलेश चंद्रा। बजट से पहले दो बड़ी बातों पर वो जोर दे रहे हैं। एक, छोटी इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बूस्टर डोज की जरूरत है, मतलब सरकार थोड़ी मदद करे या इन सेक्टर में रियायत दे दे। शैलेश चंद्रा का कहना है कि पेट्रोल कारों पर जीएसटी सुधार के बाद कीमतें कम हो गई हैं, जिससे एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार जैसे टियागो है या जो भी कॉमेट हमने जिसने नाम लिया, उन पर दबाव बढ़ गया है। ग्राहक अब पेट्रोल और ईवी की तुलना करने लगे और ईवी उन्हें महंगी पड़ रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार को बजट में शुरुआती स्तर की इलेक्ट्रिक कारों के लिए विशेष प्रोत्साहन, स्पेशल इंसेंटिव देने चाहिए, ताकि इनकी जो बिक्री है वो रफ्तार पकड़ सके। इसके अलावा टैक्सी और कमर्शियल कारों को भी छूट मिले। टाटा मोटर्स ये भी मुद्दा उठा रहा है कि PME ड्राइव योजना, ये योजना के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। इस योजना में जो कमर्शियल इस्तेमाल करने वाली इलेक्ट्रिक कारों, इसमें मतलब इलेक्ट्रिक कार शामिल नहीं है। कौन सी? पीले नंबर प्लेट वाली, मतलब जो कमर्शियल इस्तेमाल होती है। पीले नंबर प्लेट नहीं, ग्रीन होता है वो, खैर इलेक्ट्रिक के लिए। तो मैंने समझाने के लिए आपको कहा कि उस तरह की इलेक्ट्रिक कार इसमें शामिल नहीं की गई हैं। इसके पीछे तर्क ये कि पर्सनल कार के मुताबिक जो कमर्शियल कार होती है, टैक्सी होती है, वो 5 गुना ज़्यादा चलती है। अगर इसको हम प्रोत्साहित करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, तेल आयात में बड़ी कमी आएगी। फेम 2 में ये सुविधा थी और इसे वापस लाने की मांग की गई है। इसी के साथ शैलेंद्र चंद्रा ने ग्राहकों के लिए झटके का संकेत भी दे दिया कि कच्चा माल महंगा होने से विदेशी मुद्रा फॉरेक्स की दिक्कतों के कारण कंपनी के मुनाफे पर 2% तक का असर पड़ा है। कंपनी ने अब तक ये 2% ग्राहकों पर नहीं डाला है, लेकिन जल्दी कार की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि टाटा मोटर्स की भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन सेगमेंट में जो हिस्सेदारी है सबसे बड़ी है। हाल के महीनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बावजूद लगभग 38 से 40% के आसपास ये बना हुआ है। 2023 में 73% थी। ये कंपटीशन के बाद ईवी उद्योग की तरफ से बजट में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर IDS को भी ठीक करने की गुहार लगाई गई है। तर्क ये दिया जा रहा है कि मौजूदा टैक्स सिस्टम ईवी को ICE, इंटरनल कॉम्बशन इंजन व्हीकल्स, क्या है ये जो टर्म मैंने कहा ICE, इंटरनल कॉम्बशन इंजन व्हीकल्स, यानी पेट्रोल, डीजल और CNG वाले वाहन, इनके मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी बना रहा है। ईवी इंडस्ट्री ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, GST असमानता और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर टैक्स राहत की मांग तेज की है। फिलहाल तैयार ईवी पर 5% टैक्स लगता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं उस पर 18% टैक्स लगता है। इससे कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। ग्राहकों के लिए जो ICE वाली पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां वो सस्ती होने लगी हैं। अब विस्तार से समझिए। वर्तमान में एक तैयार कार या स्कूटर बेचने पर कंपनी को केवल 5% GST देनी है, लेकिन इसे बनाने में जो इस्तेमाल हो रहा है, स्पेयर पार्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिक कोर, ऐसी जो चीजें हैं उन पर 18 से 28% तक GST लग रही है। इसका मतलब साफ है कि इनपुट यानी कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा है और आउटपुट यानी कि तैयार माल पर कंपनियों पर पैसा टैक्स जो है वो रिफंड करने के चक्कर में उनका पैसा फंस जाता है। इससे क्या होता है, अब रिफंड आएगा, आते आते आएगा वाला हिसाब होता है, तो वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है। जो डेली वाले खर्चे होते हैं ना, उसकी कमी हो जाती है। इसके चलते जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। एक और पेंच है कि GST 2.0 के तहत ICE सेगमेंट में कुछ हिस्सों में टैक्स दरों में बदलाव किया गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, 18% कर दिया गया और बाकी गाड़ियां 40% में रख दी गई। उससे EV और ICE इनकी जो कीमत का अंतर है वो कम हो गया। असर यह हुआ कि कुल लागत के लिहाज से ICE वाहन फिर से ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनते जा रहे हैं। कौन से? पेट्रोल डीजल वाले ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राहकों को कीमत की वजह से। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से ईवी कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। अभी क्या है IDS, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? जब तैयार प्रोडक्ट पर टैक्स कम
और उसके कच्चे माल या पार्ट्स पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस वजह से कंपनियों का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो फंस जाता है, वर्किंग कैपिटल का दबाव बढ़ता है। 22 सितंबर 2025 से पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18 कर दी गई। इससे ईवी इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिली। हालांकि तैयार वाहन और इनपुट के बीच जो टैक्स असमानता, जो अभी हमने आपको समझाया ना, पार्ट्स जो आ रहे हैं वो 18 से 28% में आ रहे हैं और जो तैयार गाड़ी जा रही है उस पर कितना टैक्स लग रहा है, वो कम है, वो 5% है। ये असमान है, इससे लागत पूरी तरह कम नहीं हो पा रही है। इंडस्ट्री की डिमांड ये भी कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ वाहन नहीं, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग सर्विस है और बैटरी स्वैपिंग, इसका जीएसटी में फायदा मिलना चाहिए। बजट में इस बात की डिमांड की गई है। जानकारों का कहना है कि ईवी को किफायती बनाए रखने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग समेत पूरे ईवी इकोसिस्टम को जीएसटी में साफ साफ फायदा मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप तैयार कार पे 5% दे रहे हो और कार में जो मटेरियल लग रहा है उस पर 18 से 28 का सेगमेंट जा रहा है टैक्स का। इसी के साथ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की जो पीएम ई ड्राइव योजना है उसके तहत डिमांड इंसेंटिव उन सेगमेंट पर केंद्रित रहनी चाहिए जहां इलेक्ट्रिफिकेशन का असर सबसे ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, शेयर्ड मोबिलिटी हो गया, कमर्शियल फ्लीट हो गया, लास्ट माइल डिलीवरी हो गया। सरकार का टारगेट क्या है? 2030 तक 30% ईवी का टारगेट रखा गया है। इसके लिए इंडस्ट्री ने लगातार और एक संतुलित पॉलिसी की सपोर्ट की मांग की है बजट में। इसमें डिमांड इंसेंटिव, सप्लाई साइड सपोर्ट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और राज्य सरकारों की भागीदारी को अहम बताया गया है। अनिश्चित ग्लोबल ट्रेड माहौल को देखते हुए इंडस्ट्री ने यह भी कहा है कि जब तक पीएलआई स्कीम के तहत घरेलू बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्तर पर शुरू नहीं हो पाती, तब तक जरूरी बैटरी इनपुट पर ड्यूटी में छूट जारी रहनी चाहिए। ये हमने ईवी पर चर्चा कर ली। अगला पहलू यह है कि भारत में दरअसल ईवी का बाजार है कितना बड़ा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का वो बड़ा बयान याद करिए, भारत का इलेक्ट्रिक बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अगले 5 साल में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। लोकसभा में गडकरी ने जानकारी दी। वर्तमान में देश में 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 4.2% की वृद्धि हुई है। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में 33%, पेट्रोल और डीजल में 14% की वृद्धि हुई है। तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में 18% और पेट्रोल और डीजल सेगमेंट में देखा जाए तो 6% की वृद्धि हुई है। इस बड़े बयान के अलावा अगर भारत इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को देखें तो विश्व का तीसरे सबसे बड़े ऑटोमेटिव बाजार के रूप में भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने, तेल के आयात घटाने के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी पोजीशनिंग कर रहा है। इसके लिए लेकिन बजट में सुधार चाहिए। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्षेत्र में लगातार विस्तार है। 2024 तक देश के ऑटोमोबाइल इलाके में जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी थी वो 5% थी। सरकार 2030 तक 30% टारगेट कर रही है। यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हाल के सालों में जबरदस्त इसमें उछाल आया। सालाना 4700 यूनिट क्या कहलाती है? जैसे एक कार बिकती है वो 1 यूनिट हो गई। सालाना 4700 यूनिट से बढ़कर 1 लाख यूनिट सालाना हो गई है। 2025 में बाजार का जो आकार है वो 54.41 अरब डॉलर होने का अनुमान है। 2029 तक इसके दोगुना होकर 110.7 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 19.44% की एक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है, CAGR है, अगर इस तरह से रफ्तार से चलती है। सरकारी अनुमान कह रहा है 2030 तक वार्षिक ईवी की जो बिक्री है वो 17 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है। कुल ईवी पैट मौजूदा स्तर से 8 गुना बढ़ सकती है। दोपहिया वाहन इस वृद्धि में सबसे आगे, जो वार्षिक ईवी बिक्री का 50% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद 3 पहिया वाहन है जो 36% है। फिर यात्री कार हैं जो वित्त वर्ष 2025 में 11% की वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। घरेलू निर्माता हैं टाटा मोटर्स, MG मोटर, महिंद्रा। ये वर्तमान में टाटा के अलावा ये जो 2 और प्लेयर हैं ये मैदान में है, ज़्यादा दखल है इनका। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक यात्री वाहन सेगमेंट में 53% से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा रखती है और अंतर्राष्ट्रीय जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक किफ़ायती मॉडल पेश करती हैं। एक टाटा की गाड़ी और एक दूसरी कंपनी की गाड़ी आप कंपेयर करके देख लेना, आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो तमाम चीज़ों पर बात कर ली। टाटा की डिमांड क्या है, क्या ईवी में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या उम्मीद है और क्या क्या डिमांड्स हैं, इन तमाम चीज़ों की बात हो गई। इसी तरह बजट को लेकर उसके हर एंगल पर, अलग अलग पहलुओं पर हम इसी तरह से रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ आप और देखना चाहते हैं बजट से जुड़ा हुआ, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।